नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। दो इम्पॉर्टेंट इशू है, उसको अपने मेहमानों से डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि जो पीडीएम है या अपोजिशन है, क्या वो हुकूमत जो गिराने जा रही है वो इस मकसद में कामयाब हो जाएगी, और दूसरा ये कि क्या हुकूमत गिराने तक जो पीडीएम में अपोजिशन का इत्तेहाद है वो कायम व दायम रहेगा, और इसके साथ साथ जो फ़ौज का किरदार सियासत में है, क्या पीडीएम उस किरदार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी। ये एक इशू है। और दूसरा जो इशू है ये है कि वज़ीर आज़म ने जो कल ये एतराफ़ किया अपनी नातजर्बाकारी का, कुछ लोग उसको नातजर्बाकारी कहते हैं, कुछ लोग उसको नाकामी कहते हैं, कुछ उसको कहते हैं कि उन्होंने अपनी और अपनी टीम की नाअहलियत का एतराफ़ किया है। तो इस एतराफ़ के बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस अपोजिशन का और जो मुल्क के अहम तरीन इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो सिलेक्टर हैं, उनका क्या रोल होगा, और जो मुल्क को इस 2.5 साल में तजर्बे की बुनियाद पर नातलाफ़ी जो नुकसान पहुँचा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसका अजाला कैसे किया जाएगा। ये मेरे इश्यूज़ हैं, और इस सिलसिले में छोटे मोटे कुछ और भी चीज़ें हैं जो पीडीएम के दरमियान है, क्या इख्तलाफ है और क्या बैकग्राउंड कोई टॉक्स हो रही हैं आपके इस्टेब्लिशमेंट से, नहीं, उसको भी शामिल करेंगे। मेरे पास जो गेस्ट हैं ये उनका तारुफ कराते हैं, फिर अपने सवालात का वो हम शुरू करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब राना सनाउल्लाह, MNA हैं, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, सदर वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने भी ज्वाइन किया। और हमारे साथ हैं जनरल खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा, बहुत बड़ी डिटेल है उनकी, साबिक सेक्रेटरी दिफा और डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे भी आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस बहुत अहम इशू पे 3 बड़े अहम तरीन मेहमान हैं आज मेरे पास, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अहम होगा। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे पहले मैं कायरा साहब की तरफ आता हूँ। कायरा साहब, मेरा जो सवाल है वो आज बहुत ही अहम सवाल इस हवाले से है कि पाकिस्तान के हर आदमी के ज़बान पर यह सवाल है कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने 2.5 साल बाद अपनी और अपनी हुकूमत की नातजर्बाकारी या आप नाकामी का एतराफ़ किया। उन्होंने कल वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया ने देखा। अब 2.5 साल का ये अरसा गुजरा है, उसके बाद इन्होंने ये एतराफ़ किया है। अब क्या जिम्मेदारी है इसके बाद, और क्या जिम्मेदारी है उन लोगों की जिसे सिलेक्टर भी कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, या इस मुल्क के अहम जो स्टेक होल्डर हैं, उनकी अब क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए सर? देखिए, पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि वजीर आजम साहब जब अपोजिशन लीडर थे और अपोजिशन में थे तो वो बड़े वाज़ेह तौर पे क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास पूरा फ्यूचरिस्टिक रोड मैप मौजूद है, हर इदारे का हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरा होमवर्क मौजूद है और हम आएंगे तो आते ही इंप्लीमेंट करके जो 100 दिन का इन्होंने रोड मैप दिया था वो बुनियादी तौर पे उसी बात की गमाजी थी। वो हमने या आपने या किसी इदारे ने मजबूर करके उनसे नहीं दिलाया था, उन्होंने उस बुनियाद पे वोट लिया। लेकिन वजीर आजम साहब बाकी चीजों पे तो क्या करते, हर चीज पे यू टर्न हो गया। जो सबसे बड़ा इनका बैनर आइटम था, बैनर आइटम वो था एहतसाब। किस मुल्क में बहुत लूटमार हो गई, हमने अब एहतसाब करना है, और एहतसाब का यह है कि जनाब बड़ी दौलत लूटी गई है इस मुल्क की, 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है और वो हमने वापस लाना है। सबूत हमारे हाथ में है, हुकूमत आती गई
हम अदालतों में सबूत देंगे और इनके खिलाफ केसेस के फैसले कराएंगे और इनको हम सजा भी देंगे और पैसा भी वापस लाएंगे। डॉक्टर दानिश, कौन नहीं चाहेगा? अगर ये बात दुरुस्त है तो कौन नहीं चाहेगा? मैं चाहूंगा whosoever, उसमें जिसका भी नाम आता है, आप उसको जो करार वाकई सजा है वो दें और वो पैसा वापस लाएं। आज 2.5 साल के बाद क्या सवाल हो रहा है? अदालतें पूछ रही हैं सबूत किधर है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है नैब इंजीनियरिंग का इदारा है, ये बाजू बरोड़ता है, ये पगड़ियां उछालता है, ये जमातें बनाता और तोड़ता है। ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमें छोड़ दें, हमें तो एक तरफ रख दें, तो मुखालिफ है हुकूमत के। सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें कह रही हैं सबूत नहीं है। 2.5 साल बाद वजीर आजम साहब आज कह रहे हैं कि वो प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं है और नैब के कवानीन में बेहतरी लाने की जरूरत है। तो किसने लानी थी? 2.5 साल आप अपने बैनर हेडलाइन, जो सबसे बड़ा आपका प्रोजेक्ट था, आप उस पे जीरो है आपकी परफॉर्मेंस, सिवाय इसके कि चंद लोग आपका निशाना बने, उनका बैठ के गालियां दे रहे होते हैं, आपके साथी गालियां दे रहे होते हैं। आप पार्लियामान हो, मीडिया के शोज हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, और उनको अपने पकड़ के जेलों में भी डाला हुआ है। 2.5 साल में किसी एक केस का आप फैसला नहीं करा सके और अदालतें उठा उठा के केस नैब के मुंह पे मार रही हैं कि ये क्या केसेस हैं। राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के खिलाफ अगर नैब का कुछ नहीं निकलता, कुछ करना ही करना है, तो इनके खिलाफ फिर इनका केस बना देते हैं और सबूत कोई नहीं है। अब अर्ज यह है कि जो हुकूमत, अब आप कह रहे हैं कि जी अब क्या करना चाहिए, अपोजिशन तो यही कह रही है कि ये ना तजर्बाकार और नाअहल हैं, लिहाजा इनको जाना चाहिए। लेकिन जो लाने वाले हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, उनके बारे में अब डॉक्टर दानिश, मैं आपको हल्फन कह रहा हूं और यही कैफियत बाकी सियासतदानों की भी होगी, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूं। मैं जब भी फौज पे या अपनी एजेंसीज पे या अपने इदारों पे तनकीद करता हूं, उनके सियासी रोल को क्रिटिसाइज करता हूं, तो यकीनन मुझे तकलीफ होती है। मैं अपने इदारे को इन चीजों से बाला देखना चाहता हूं, हालांकि ये बहुत पुराना इन चीजों में घुसा हुआ है। हमारे इदारे, हमारी एजेंसियां बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं और दिन ब दिन इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, जो कि कम हो जानी चाहिए थी ना। चले माजी में हो गया, अब सवाल यह है कि अगर ये कम नहीं होगी तो हमें एतराज करना पड़ेगा। और आप अपने कौमी इदारों पे जब एतराज करते हैं, तनकीद करते हैं, तो यकीनन उनका इमेज डैमेज होता है और हम भारी दिल के साथ, तकलीफ के साथ ये कर रहे होते हैं कि ये काम करने से, उस मदाखलत से उन इदारों का भी नुकसान हो रहा है, सियासी अमल का भी नुकसान हो रहा है और सर्कमस्टांशली मुल्क का भी नुकसान हो रहा है। और आखिरी गुजारिश यह है कि जो ट्रू अकाउंटेबिलिटी थ्रू पब्लिक होती है, यानी थ्रू बैलेट होती है, पब्लिक ओपिनियन होती है, जो असल अकाउंटेबिलिटी है, ये अदालती अकाउंटेबिलिटी बड़ी नहीं है। दुनिया के अंदर जिन ममालिक और मुआशरों में आज बेहतर अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, वहां पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बड़ी है। ये याद रखिए, अल्लाह का खौफ अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के खौफ से इंसान ठीक नहीं होते। अल्लाह की मखलूक का खौफ बड़ा खौफ है। कारी साहब, मैं आज जो जमहूरी मुआशरे कामयाब हैं, वहां पे पब्लिक ओपिनियन का खौफ बड़ा है और वो भी हमने डेवलप नहीं होने दिया कि बार बार हम चीजों को लाते रहे, तोड़ते रहे। तो अब हम सबको सीखना चाहिए, हम सबको सीख के अपनी अपनी करेक्शन करनी चाहिए। सर, ये सवाल इस सवाल को हम के अंदर आ जाइए। इस सवाल के दूसरे हिस्से में तो मैं जाऊंगा, इस पे आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन मेरे पहले सवाल का आपने मुकम्मल जवाब नहीं दिया। सर, लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपोजिशन है सर, और मुल्क के वजीर आजम ने 2.5 साल बाद एतराफ़े नाकामी की है अपनी और अपनी काबीना की। सर, ये एक एटमी मुल्क है सर, पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। अगर इसका मुल्क का वजीर आजम एतराफ़े जुर्म कर ले तो अपोजिशन का और जो लोग लेके आए हैं, जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, मुख्तसर सर, उनका क्या रोल होना चाहिए, ये बताएं सर। डॉक्टर साहब, मेरा रोल जो है वो तो ये है कि मैं इस हुकूमत को चलता करूं, और इसके लिए हम पीडीएम के फोरम पे सारी मुखालिफ सियासी जमातें इकट्ठी हो गई कि इन्होंने मुल्क को इतने बड़े चैलेंजेस में डाल दिया है। अगर हम फौरी तौर पे इंटरवीन नहीं करेंगे, इस हुकूमत को चलता नहीं करेंगे, तो ये मुल्क का बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान कर देंगे। और यही प्रेशर हम बर्मेल कर रहे हैं। हम तो वजीर आजम साहब शायद हमारे उस दबाव के नतीजे में ही अब ये मानने पे मजबूर हुए हैं कि हाँ हम फेल हो गए हैं, हाँ हम नातजुर्बाकार हैं, हाँ हमारी गवर्नेंस नहीं है। तो यही बात उनको बार बार लोग कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, और हमारी इतला तो है कि इस मुल्क के ताकतवरों ने भी उनको समझाया
लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे लोगों के खिलाफ उनको हुकूमतों से चलता करना ही जरूरी है, और हम तो ये काम कर रहे हैं, पीडीएम तो ये काम कर रही है, मेरी जमात उस पीडीएम का हिस्सा है, ठीक है, और हम इनको घर भेजना चाहते हैं ठीक, और इस मुल्क में आईनी हुकूमत लाना चाहते हैं। ठीक है सर। मैं आता हूं जनाब, इससे पहले कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ आऊं, मेरे साथ हैं जनरल आपके खालिद लोधी साहब, बड़ा एक नाम है। जनरल साहब, 2.5 साल के बाद वजीर आजम ने ये एतराफ़ किया है, आपने भी सुना होगा, सब लोग सुन रहे हैं और ये सवाल भी उठा रहे हैं कि उनकी वो नातजर्बाकार थे, उनकी टीम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये माना है कि जी ये उनकी नाकामी है, जिसे लोग नाअहलियत भी कह रहे हैं, जैसे भी आपने सुना। लेकिन सर, इस 2.5 साल में इस मुल्क को नातलाफी नुकसान हो चुका है। मेरा जो सवाल आपसे ये है कि सर, इस नुकसान के असल जिम्मेदार कौन लोग हैं, किस पे डालेंगे आप? वजीर आजम ने तो एतराफ़ कर लिया है, लेकिन अब इसकी असल जिम्मेदारी किस पे आप डालेंगे, और इसका इजाला कैसे किया जाए जो 2.5 साल का इस मुल्क को नातलाफी नुकसान हुआ है? जी जनरल साहब। जी बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा डॉक्टर साहब आपको रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मुझे जो है ना आप पॉलिटिक्स में ना खींचा करें, लेकिन वो किसी तरीके से आ जाता है। बहरहाल मैं अपना व्यू दे देता हूं एज ए लेमैन, और ये दो जो अजीम शख्सियात हैं, जो बहुत बड़े सियासतदान हैं, इनके सामने मैं क्या बात करूंगा। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो एक वज़ीर आज़म ने सच बोला है। बहुत कम लोग हैं जो सच बोलने की अहलियत रखते हैं, ये तो पहले मान लें आप। दूसरा, आपने मेरे से सवाल करते वक्त तो वो बार बार उसका तकरार नहीं किया, कायरा साहब से सवाल करते वक्त बार बार आपने इस बात का तकरार किया जो उनको लेकर आए हैं, जो इनको लेकर आए। बात सुनिए, जब अगर मैं आपको ये कहूँ कि डॉक्टर साहब आपने करप्शन की है मिसाल के तौर पे, आप फौरन कहेंगे जी आप साबित कीजिए। तो जब जो लेकर आए हैं, साबित करने के बेहतरीन मौके थे। इलेक्शन कमीशन था, सुप्रीम कोर्ट थी, आप हलफ ना उठाते, आप कहते ये तो सारा रिग्ड है, हम तो इसमें दाखिल। आपने इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 4 मेरे ख्याल शिकायतें की, आप सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं, आपने हलफ उठा लिया, आप अलग हुए नहीं, और फिर उसके बाद जब देखा कि भाई ये तो अब कोई ऐसा ना हो कि कोई काम बन जाए, तो आपने ये शुरू कर दिया कि जी लेकर आए लेकर आए। फिर जो लेकर आए आप साबित करें, आप ये इल्जाम बार बार क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर आपको जो लेकर आने वाले लगता है अच्छा और नहीं कुछ, तो आप एक और काम कर लें। आप 10 से 15 MNA MPs का एक उनको कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उनको कहें जी ये सबूत है हमारे पास, फलाने कर्नल साहब ने मुझे टेलीफोन किया था और ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। ये जो 4-5 बातें मैंने कही है, इनमें से एक करके दिखा दें तो ठीक है, लेके आने वालों के ऊपर जो है ना बात खत्म होती है। इस बात को अब यहाँ पर छोड़ दें। देखें, जो इंटरेस्ट होता है कि वैसे जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूं आपको इंटरप्ट करने की। आप जरा तसल्ली कर लें अपने दोस्तों से, और अगर आपको इस तरह लोग नहीं तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी तसल्ली का तो कोई नहीं है ना। जो मैंने, और मैं सबूत के साथ बताई, अगर वो गलत, अगर जो मैंने बातें गलत बताई, आप अपने जरूर बताइएगा कि हाँ आपने ये बातें गलत की। मैं तो ऐसे मैंने तो पहले ही मान लिया आप दोनों के सामने शिकस्त के, मैं पॉलिटिक्स में तो आपके साथ बात कर ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होता है किसी भी मुल्क का, लोगों के वेलफेयर, उनकी सिक्योरिटी, यानी कि उनको आप पीने का पानी दें, उनके आप मेडिकल सहूलियात दें, उनको आप तालीम दें, उनको आप इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दें। ये काम किसने किया है इससे पहले? पीपल्स पार्टी ने किया है, नून ने किया है। आज तक किसी को पीने का साफ पानी मिला है? और या फौज ने किया है? किसी ने भी नहीं किया है। सब बराबर के अनसक्सेसफुल है। तो ये कहना कि अब नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया, पहले नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं हुआ था, डॉक्टर साहब इसको जरा आप इंसाफ से काम लीजिए। और आखिरी बात, जब आपने किसी नट को कसना हो तो आपके हाथ में जो प्लास है वो ठीक होना चाहिए, आपका पाना ठीक होना चाहिए। अगर नट एक प्रॉब्लम है तो इंस्टीट्यूशन जो है उस नट को कसने वाले इदारे हैं, किसी ने इदारों को ठीक नहीं किया, बशमूल फौज। तो जब ना पीपल्स पार्टी ने इदारों को ठीक किया, ना नून ने इदारों को ठीक किया, ना इन्होंने किया, तो वो नट आपसे नहीं कसा जाएगा, कोई भी नहीं कस सकता जब तक आप इस मुल्क को छोटे सूबों में तकसीम नहीं करेंगे, जो कि सब जमातें कहती हैं कि करना चाहिए, करता कोई भी नहीं। जब तक आप इदारों में नहीं लेकर आएंगे इस्लाहात, सब कहते हैं कि करना चाहिए, करता कोई भी नहीं है। तो मेरे भाई, ये शिकायतें हैं, आप कर लीजिए, जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया है।
और मैं पहले मान रहा हूं कि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है सर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। राणा साहब, आपने उनकी बात तो सुन ली, मैं यहाँ पर एक और जुमला ऐड कर दूं अगर इजाजत दें सर। वो ये है कि वजीर आजम ने जब ये एतराफ़ किया कि हम ना तजर्बाकार हैं और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने अपनी नाकामी का और नाअहलियत का एतराफ़ किया, जिसे जनरल खालिद साहब कहते हैं कि देखें कितने सच्चे आदमी हैं कि उन्होंने अब एतराफ़ तो कर लिया। लेकिन सर ये 5 साल जो KPK में इन्होंने गुजारा है उसका तजर्बा इनके पास था, और इनकी जो टीम है आपके काबीना में जो लोग उसमें हैं वो तो कई कई हुकूमतों में रह चुके हैं, उसके बावजूद एतराफ़ जुर्म अपना भी और काबीना का भी, क्या कहेंगे सर? देखें डॉक्टर दानिश साहब, मामला ये है कि जनरल साहब को जिनको आपने पैनल पे लिया है, मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है क्योंकि एक सोल्जर जो मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान को जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, तो उसकी जो ट्रेनिंग है और उसका जो माइंडसेट है वो एक ख़ास तौर पे जो है उसकी एक तरबियत होती है, वरना इसके बग़ैर शायद वो अपना ये फ़र्ज़ जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही यानी तमाम फ़राइज़ से बड़ा फ़र्ज़ है किसी मुल्क की, किसी कौम की हिफाजत करना, वो अदा नहीं कर सकता। मुझे लगता ये है कि जनरल साहब जो हैं ये शायद अपनी फ़ौजी ज़िंदगी के अलावा या रिटायरमेंट के बाद अपनी रिटायरमेंट लाइफ के अलावा इन्होंने कोई सियासी तौर पे जो है वो चीज़ों को ना तो देखा है ना देखने की कोशिश की है, और उनकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि शायद वाकई ही इस मुल्क में जो हुआ है 2018 के इलेक्शन में ये उनके इल्म में नहीं है, वरना वो इस अंदाज से कोई बंदा बात कर ही नहीं सकता। उनकी बात करने के अंदाज से मुझे ये मालूम होता है कि शायद वो मासूमियत से ये बात कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह से कैंडिडेट्स को बुलाया गया, बुला के उनको कहा गया कि इस पार्टी को छोड़ो, इस पार्टी में शामिल हो, अगर नहीं शामिल होना तो आज़ाद हो जाओ, किस तरह से लोगों के जत्थे बनाए गए, किस तरह से उनको बनी गाला पहुँचाया गया, और किस तरह से जो है वो उसके बाद इलेक्शन जो है वो मैनेज किया गया। जनरल साहब कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज़ ईसा का जो हाल है वो उसके बाद कोई क्या जाके करेगा सुप्रीम कोर्ट में। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन जो है वो 23 अकाउंट्स का हिसाब लेते हुए उसे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। जनरल साहब ज़रा उसका मालूम कर लीजिएगा कि वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट जो हैं, अगर वो हो जाए ना, यानी रिवील हो जाए, वो जाहिर हो जाए, उनकी तफसीलात सामने आ जाएं, मेरिट पे डिसाइड क्या, मेरिट सामने आ जाए कि उसमें कहाँ कहाँ से और किस किस तरह से फंडिंग आई है, तो इससे वैसे ही जान छूट जाएगी। मेरा ख्याल है ना किसी को तहरीक चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी को और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आ जाएं दानिश साहब, आपका जो बुनियादी सवाल है जो आपने कायरा साहब से भी किया और मुझसे भी किया। देखें ये सच, इसे ये कहा जा सकता है कि ये सच है, लेकिन हर सच की एक कीमत होती है। अगर मैं सच बोलता हूं तो उस सच की मुझे फिर कीमत अदा करनी चाहिए। अगर बोला है वज़ीर आज़म ने सच, तो यकीनन सच ही बोला है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पास कोई 200 बंदों की टीम नहीं थी, उसके पास कोई बाहर से पैसे लाने का मैकेनिज्म नहीं था, उसके पास कोई इस्लाहात का एजेंडा नहीं था, उसके पास कोई टीम नहीं थी, उसके पास कोई तैयारी नहीं थी। ये उसने सच बोला है, लेकिन इस सच की एक कीमत है, और वो कीमत ये है कि उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए। और अगर वो स्टेप डाउन ना करें तो उनके खिलाफ अदम एतमाद आनी चाहिए। अगर अदम एतमाद की तहरीक आए, मैं अपनी पार्टी के वोटों का मैं यहाँ आपके सामने दावा करता हूँ,
जो कायरा साहब है इनसे भी आप हलफ ले ले, इनकी पार्टी के वोटों का। JUIF का भी जुम्मा हम लेते हैं। बाकी जो तीसरी पार्टी है जो इसको लाए तो ये सुबह चला जाएगा। ये तहरीक अदम एतमाद 7 दिन में कंक्लूड हो जाती है, तो ये 7 दिन की बार है। अगर नहीं तो फिर हमारे बस में यही बात है कि हम जद्दोजहद करें, हम वॉइस करें, हम जमहूरी तौर पे एहतजाज करें। जमहूरियत में यही होता है, जमहूरियत में। और ये नहीं है कि हम कोई मसल्ला हो के जो है वो कोई चढ़ दौड़े किसी के ऊपर। हम सिर्फ वॉइस कर सकते हैं, हम सिर्फ जलसा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, अब हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, गैर मुसल्ला नहीं। हम जमहूरी हर तरीका अपना रहे हैं, उसे हम अपनाएंगे। और जब तक भी हमें कामयाबी नहीं होती हम अपनी जदोजहद करते रहेंगे। बाकी इसमें जो है अगर कोई इस जदोजहद में शामिल नहीं होता वो अपने अमल का जिम्मेदार है, हम अपने अमल में इंशाअल्लाह ताला पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा सर, ये यहाँ पे कमेंट्स दूंगा सर। आप अक्सर कहते हैं, आपके लीडर भी कहते हैं, सिलेक्टर में भी चंद लोगों का नाम लिया जाता है। अब जब इमरान खान ने, यानी जो सिलेक्शन है, उसने अपनी नाकामी का एतराफ किया है, तो जो एक्टर हैं जो भी हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। खालिद साहब आपको ही बता दूं, जनरल साहब को, तो सर ये बताइए, आप ही से पूछ लेता हूँ कि अब उन सिलेक्टर की क्या जिम्मेदारी है सर? सिलेक्टर है ही नहीं तो जिम्मेदारी क्या होनी है उनकी? देखे मामला ये है कि जो जिन लोगों ने इसे इस मंजिल तक पहुंचाया है, और अगर ये आदमी यहाँ पे रह के खुद एतराफ़ कर रहा है और इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर बैठा है, सियासी रवायात, अखलाकी रवायात का जनाजा इसने निकाल दिया है, नफ़रत और तकब्बर में ये गर्क इंसान है, टोला है, और ये मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं। यानी ये अपने मुखालफीन के घरों तक, उनकी चादर चार दीवारी तक, उनकी ख़वातीन को अदालतों में जो है वो घसीटने तक जा रहे हैं। ये जो इंतकाम की और नफरत की और तकब्बर की आग भड़का रहे हैं, जब इस मुआशरा आएगा, पूरा मुल्क आएगा, तो फिर कोई भी अपना पहलू नहीं बचा सकेगा। फिर सबको जो है वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, लाने वाले को क्या करना चाहिए तो सर? आखिरी जुमला मैं आगे जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर। इसको फारग करवाएं, इसको फारग करवाएं, इसको फारग करवाएं। देखिए, मुझे डॉक्टर दानिश एक छोटी सी जी बोल दें सर, बोल दें जल्दी। क्या मैं जनरल अयूब से लेके जनरल मुशर्रफ तक की जो डायरेक्ट रूल था, टेक ओवर थे का, उनको भूल जाऊं? क्या मैं मौलवी तमीजुद्दीन से लेके आज तक के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको रिजेक्ट कर दूं कि हमारे इदारे मुदाखलत नहीं करते? क्या मैं जनरल असलम बेग, जनरल हमीद गुल, जनरल असद दुरानी, बहुत सारे ऐसे लोग जो फौज के अंदर थे, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो अदालतों के अंदर एडमिशंस हैं, क्या मैं उनको भी एक तरफ रख दूं? क्या मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ जो साजिशें की गई उनको भी भूल जाऊं? मैं मतलब वो सब गलत था? क्या इस मुल्क के अंदर हमारी एजेंसियां मुदाखलत नहीं करती रही? क्या आज मुदाखलत नहीं हो रही? डॉक्टर दानिश, क्या आप सली से कह सकते हैं, आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं? और अगर जनरल साहब से भी मैंने ये इम्तिहान डाल दिया तो उनसे भी ये कहना मुश्किल हो जाए। ठीक है सर। तो जो हो रहा है वो बहुत तकलीफ दे है। ठीक है, नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे नहीं, कायरा साहब, जनरल असद दुरानी जिंदा हैं और उनकी किताब ये अभी उन्होंने लिखी है। क्या वो जनरल नहीं है? क्या उन्होंने जो लिखा है वो झूठ लिखा है? अगर झूठ लिखा तो उसको पकड़ के जो है उसका कोर्ट मार्शल करे, उसको सजा दे। इसके अलावा और बहुत सारे लोग, जनरल की किताबें हैं। छोटी सी बात कर लूं असलम बेग का जी सर, आप भी बोल लें जनरल साहब, जल्दी से मुझे ब्रेक पे या ब्रेक के बाद बोल लें सर। जनरल साहब ब्रेक के बाद आप तफसील से बोल लीजिएगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं जब सब पहले जनरल खालिद साहब की तरफ आ जाता हूँ, वहीं रोका था। जनरल साहब जी बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया।
पहले तो ये कि मैं अपने दोनों भाइयों से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। जो कायरा साहब कह रहे हैं कि पिछले 70 साल में ये तमाशा होता आया है, इसको बंद होना चाहिए। और सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि मुझे यानी कि नई लोधी को सियासत का कुछ पता नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। मुझे कैसे पता हो सकता है सियासत का। तो 2-3 छोटे से सवाल मैं करना चाहूंगा, उसके बाद आप इससे जवाब ले लीजिए। पहला कि अगर 70 साल से ये तमाशा हो रहा था तो ये बात पक्की है कि ये दोनों पार्टियां उस तमाशे में शामिल थी, उसका बड़ा हिस्सा थी। और आज ये आपके प्रोग्राम में ये माने कि जी हाँ हम उस तमाशे का हिस्सा थे और उस वक्त तक ये हलाल था। आज हमने ये फैसला किया कि ये तमाशा खत्म होना चाहिए। मैं इनके साथ फौरन शामिल हो जाऊंगा, वाकई भी ये तमाशा होता रहा, अब इसको खत्म होना चाहिए। दूसरी बात, ये इलेक्शन कमीशन किसने तश्कील दिया था? पीपल्स पार्टी और नून ने। ये नैब के कौन सरबराह किसने बनाए थे? इन दोनों ने। ये चीफ किसने सिलेक्ट किया था? इस चीफ को एक्सटेंशन किसने दी है? ये सारी चीजें अगर आप इतने मजबूर हैं कि ये सारे काम आपने अपने खुद किए हुए हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो सकता और कुछ लोग आपके काबू में नहीं है, तो फिर मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, बकाऊ माल को बाजार में अगर ना हो तो खरीदार कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर। ये कमरुज़्ज़मा साहब बड़े बात ही कर दी उन्होंने, अब आपको जवाब देना है। नहीं, मैं डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी कहा ना कि मैं जब भी बात करता हूँ तो बड़े भारी दिल से करता हूँ। गुजारिश ये है कि माजी बड़ा तल्ख है। जनरल अयूब खान या उससे पहले जनरल सिकंदर मिर्जा, जब उनकी हुकूमतें आई तो उस पर किसी हमारे जमात का रोल नहीं था। जनरल याया खान को लाने वाले हम नहीं थे। जनरल जियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ आए थे, हमारे साथ नहीं आए थे और हमारी वजह से नहीं आए थे। उस वक्त पीएनए का और हुकूमत का मुआहदा हो गया था, इसके बावजूद टेक ओवर हो गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब किसी जमात के कहने पे नहीं आए थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको ओहदे से हटा दिया और वो ताकत के जोर पे आके बैठ गए थे। वो किसी साजिश के नतीजे में नहीं आए थे। तो इसकी गुजारिश ये है कि हाँ, इस मुल्क के अंदर माजी में सियासी जमातें मिल के ये खेल खेलती रही, लेकिन सियासी जमातों में मेरा रोल जो है, मैं अगर मुझसे गुनाह है जितना मेरा है तो मैं तो कौम से पहले भी माफी मांगता हूं और वो उन गुनाहों की भी मांगता हूं जो मुझसे नहीं हुए। लेकिन मेरे तो खिलाफ होता रहा जी सारी तारीख। मुझसे तो इलेक्शन छीने जाते रहे, मुझ पे तो जबर होता रहा, मेरा तो कत्ल होता रहा और वो किताबें लिखी गई और किताबें लिखने वाले आप ही के लोग थे। लेकिन सवाल यह है कि इसकी बुनियाद पे कि अगर किसी सियासी जमात फंस कर, वो मैं कमर जमान हूं और कमर जमान ने जनरल लोधी साहब को इस बात पे इंस्टिगेट किया कि जनाब आप आइन से इन्हिराफ करें। तो क्या जनरल साहब आइन से इन्हिराफ करने के बाद ये बात से बच जाएंगे अपने जिम्मेदारी से कि मुझे कमर जमान कायरा ने कहा था, जबकि शायद ना कहा हो? और कमर जमान कायरा के मुकाबले के लिए अगर डॉक्टर दानिश को खड़ा किया जाए और लाने वाले कोई और हों, खड़ा करने वाले कोई और हों, तो फिर उनको जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं किया जा सकता। और ये बड़ी खुली तारीख है। इस तारीख से जनरल साहब बखूबी वाकिफ है, क्योंकि ये उसका हिस्सा रहे हैं, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली सही। लेकिन मैं उस बात पे अभी जनरल साहब को किसी एम्बेरसमेंट में नहीं डालता, लेकिन उन्होंने पूछा ना तो मैंने कहा हाँ, सियासतदानों का भी कसूर है, लेकिन बहुत सारे टेक ओवर, बहुत सारे काम वो थे जो किसी के कहने पे नहीं हुए। जनरल हमीद गुल साहब को किसी ने इंस्टिगेट नहीं किया था, जनरल असलम बेग साहब को किसी ने नहीं किया था। और ताकतवर को जाके कोई मशवरे नहीं दे सकता, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो अपने लिए टूल बना सकता है, वो मुझे बना ले, वो किसी और को बना ले। जी, लेकिन उन्होंने एक सवाल किया था ना सर, उसका जवाब तो देना आपको चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आपने ये जो एक्सटेंशन दी है जनरल इनको, ये भी तो एक्सटेंशन सर आप लोगों ने मिलकर दी है ना, फिर आप शिकायत क्यों करते हैं सर? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, हमने दी। देखिए, अब जनरल जा को अपॉइंट भी भुट्टो साहब ने किया था, फांसी में भुट्टो साहब को जनरल जाने लगा दी। तो ये कहिएगा कि जनाब भुट्टो साहब का कसूर था, ना अपॉइंट करते। वो जनरल के ओहदे तक तो भुट्टो साहब के कहने पे नहीं पहुंचे थे। मौजूदा चीफ को वो चीफ बन चुके थे, उनकी एक्सटेंशन हमारे दौर में हुई। बिल्कुल उस वक्त एक ऐसा सीन बनाया गया, सारी कौम को कहा गया कि जनाब पार्लियामान में भी सारी जमातों को कहा गया कि इस वक्त बड़ा अहम इशू है और हिंदुस्तान के साथ और 5th जनरेशन वारफेयर के इशूज है
और इस वक्त कमान तब्दील नहीं होनी चाहिए। तो वो एक फैसला हुआ, मेरी जमात उसमें शामिल है। अगर वो गलत है तो मेरी जमात को ये गलत फैसला नहीं करना चाहिए था, आज हम भुगते उसको। ठीक है सर, मैं आता हूं जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ। राना सनाउल्लाह साहब, बड़े सवाल जनरल खालिद लोधी ने उठा दिया है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखें, जनरल खालिद लोधी साहब का मैं कोई पिछले जो यानी जनरल मुशर्रफ का दौर रहा है या इस वक्त भी ये जो 2018 के इलेक्शन में हुआ, मैं कोई ज़ाती तौर पे कोई इनके के रोल को ऐसा नहीं देख रहा या कोई मेरे इल्म में नहीं है। अगर है भी तो आपने सारा प्रोग्राम ही जनरल खालिद लोधी साहब के गिर्द घुमा दिया है। मेरा ख्याल है कि जनरल खालिद साहब अगर ये बात कह रहे हैं जी बिल्कुल तो बात ये है कि आप या तो किसी ऐसे जनरल को लाके बिठाएं कि जिनके मुतल्लक जो है वो आप जनरल असद दुरानी को लाके बिठाएं, और बहुत सारे जनरल हैं जो खुद ये कहते हैं कि हमने ये सारा कुछ किया और फिर साथ ये भी बताते हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ ऐसे क्यों किया। देखें, मामला ये है कि आप ये कह रहे हैं जी एक्सटेंशन जो है वो ना देते, आप मेरे हाथ में दे ना डंडा और उसके बाद आप तीनों मेरे सामने बैठें तो फिर मैं देखता हूं कि आप मेरी बात मानते हैं या अपनी मर्जी करते हैं। तो इन चीज़ों को जो है मेरा ख्याल है कि आप अपना डॉक्टर दानिश साहब, मेरा ख्याल है कि जनरल खालिद लोधी साहब का कोई सच बराह रास्त रोल जो है वो पिछले जो भी 2018 के इलेक्शन है जो जनरल मुशर्रफ का जो ज़माना रहा है उसमें नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि आप ये प्रोग्राम जो है ना उनसे हटा के तो इसको लाएं इधर हमारी तरफ और उसके ऊपर जो है वो हमें। अरे सर बड़े अहम सवाल सर, बड़ा अहम सवाल आपसे कर लेते हैं। जनरल साहब, जो आपके जो डेजिग्नेशन है उनकी मैं बता देता हूं आपको। एक तो सर जनरल साहब जो है ना बहुत ही अहम पोस्ट पे रहे हैं और वो रहे हैं साबिक निगरां वजीर दिफा भी रहे हैं, सोचें सर। दूसरा, साबिक एडवाइज़र रहे हैं बराए नेशनल सिक्योरिटी मौजूदा हुकूमत के। साबिक सेक्रेटरी दिफा रहे हैं सर, बहुत अहम रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत में और इन तमाम दिफा के साथ मुंसलिक रहे ना, यही राणा साहब कह रहे हैं सर। और हमारा यही तो सवाल है सर कि जी सियासी नहीं ये हाँ जब मैं समझ गया हूँ, मैं जनरल लोधी साहब को बिल्कुल मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। नहीं इन्होंने कभी जो है वो अपना जो काम से काम ही रखा है, इन्होंने कभी इधर उधर जो है वो मुदाखलत काम ही की है। दानिश साहब, मुझे बहुत खुशी है, इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों साहिबान कम अज कम ये मुझे तो इस्तेफारत कर रहे हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं, और बाखुदा कभी मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहा और अल्लाह ना करे। लेकिन जनरल खालिद साहब, हम नाम लेते हैं ना जिनकी तरफ इशारे कर, डॉक्टर दानिश एक मिनट, जिनका हम नाम लेते हैं या जिनको हम ब्लेम करते हैं ना, मैंने पहले भी गुजारिश की है, हम भारी दिल से करते हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि उनके रोल और उनके किरदार की वजह से आज पाकिस्तान इस अजाब में फंसा हुआ है। अगर सियासी अमल चलता रहता तो बहता हुआ पानी अपने आप को खुद आलूदगी से पाक कर लेता है। यही सियासी अमल का काम है। सियासी अमल अगर चलता रहता तो कौम में ये ओपिनियन बिल्ड होता और अच्छे बुरे की तमीज हो जाती। वो मैं बुरा होता तो मैं फारिग हो जाता, कोई और होता तो वो फारिग होता। और जब तक लोग किसी बंदे को वोट आउट नहीं करते, उसको आप ताकत के जोर पे खत्म नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने फांसी लगा दिया, लोगों के दिलों से नहीं निकल सका। बेनजीर भुट्टो को बम से उड़ा दिया, वो किसी लोगों के दिलों से नहीं निकल सकी। नवाज शरीफ को आपने डिस्क्वालीफाई करा दिया, जो मर्जी कर ले, लेकिन वो लोगों के दिलों से तो नहीं निकल सकता। हाँ ठीक कह रहे हैं। मैं देखें, एक चीफ हमारे जो जस्टिस है उन्होंने नो किया था, बिग नो, NO, और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका था। मैं आप सब साहबान से यही दरख्वास्त करूंगा, क्या नहीं बिगड़ा था से नो नहीं बाद में मतलब ये कि आप देखें ना, वो बहाल भी हुए और फिर उन्होंने अपना दर्द भी पूरा किया। क्या थी वो बड़ी तो बात ये है कि आप ऐसे किरदार वाले, ऐसे दिल वाले, ऐसे ज़हन वाले लोग पैदा करें जो खड़े हो जाएं, और जब वो खड़े हो जाएंगे तो कोई उनको नहीं गिरा सकता। ये बात पक्की है। नहीं, ये बात दुरुस्त है कि अगर ये करैक्टर जो है वो हर जगह पे, मैं सिर्फ ये सियासतदानों की बात नहीं करता, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह पे अगर लोगों में ये करैक्टर पैदा हो जाए
तो फिर तो वाकई फिर तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये करैक्टर पैदा होना जो है ये कोई इतना आसान अमल नहीं है, ये बड़ा मुश्किल अमल है। चलिए डॉक्टर साहब आगे बात सर ये एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस से पैदा होता है। प्रोसेस, शॉर्ट ऑफ प्रोसेस कोई तरीका नहीं है। दुनिया के वो ममालिक जो आज वर्किंग डेमोक्रेसीज और बड़ी मिसाली जमहूरियतें हैं, उनके अंदर भी हमारे जैसे माहौल थे, वही बिरादरियां, वही कबीले, वही मसलक की लड़ाइयां, वही मफादात, वही करप्शन, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने प्रोसेस को चलाया और उस प्रोसेस और के जरिए अमली और जनरल फिक्री साहब और को समाजी तहरीकों के नतीजे में आज वो यहाँ खड़े हैं, हम वो चलने नहीं दे रहे। जी कायरा साहब, मेरा जनरल लोधी साहब को ये मशवरा है कि जब ये बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स में रहे हैं उस वक्त भी कभी इन्होंने आके मीडिया के ऊपर जो है वो कभी अपने प्रोफेशन या अपनी ड्यूटी के अलावा बात नहीं की। आप मेहरबानी करके जो है ये किसी टॉक शो जो किसी सियासी मौजू पे हो इसमें आप ना आए। ये डॉक्टर दानिश साहब ने आपके साथ ज्यादती की है जो आपको आज को इधर ले आए हैं। आप कोई दिफा से मुतल्लिका बात मैं तो ऐसे ही करता हूँ। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ यही वादा किया था, ये तो फिर इधर आके मुझे पता चला कि आज मेरे साथ ये ज्यादती कर। नहीं सर, इसमें एक बहुत अहम सवाल है सर, इसमें एक बहुत अहम सवाल है और वो ये सवाल है कि जो एलिगेशंस आप लोग लगाते हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट या फौज, तो अब फौज का ही कोई आदमी जवाब दे सकता है ना सर। मैंने तो हम लगा रहे हैं, उससे तो हम पीछे नहीं कह रहे हैं कि शरीफ आजम को आपने कटहरे में लागू कर दिया, उसका इसमें कसूर नहीं है और वो उसका दिफा नहीं कर सकते जो इसमें डॉक्टर साहब ये किरदार हैं। फौज हमारा अदारा है, फौज के शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं। फौज का हर अफसर, हर सिपाही जो सर बकफ है इस कौम की हिफाजत के लिए, जो मोर्चों में बैठा है, जो अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो हमारे सर का ताज है। ये सिर्फ किरदार होते हैं। अब जनरल ज़िया-उल हक एक किरदार था, जनरल मुशर्रफ एक किरदार था, इसी तरह से बाकी लोग किरदार है। पूरी फौज को ना हम कोई ब्लेम करते हैं और ना ही आप फौज का कोई किसी को तर्जमान बना के या किसी को डिफेंड करने के लिए आप लाएं। हमारा फौज के खिलाफ कोई क्लेम नहीं है। नहीं, जनरल खालिद लोधी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं सर, क्या ऐसा कोई सिलेक्टर है? जी नहीं, वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप साबित कीजिए। मैंने ये कहा है, मैंने हो सकता है उन्हें ना मालूम। इस सादगी पे, इस पे वाले पे शेर है ना कि सादगी पे कौन न मर जाए, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार। जी जनरल साहब बोले। मैं एक बात और करना चाहता हूँ, वो ये, और ये बात मैं ना तो इदारे की तरफ से कर रहा हूँ ना कोई ऐसे, मैं सिर्फ एक जो मेरे जहन में बात आती है वो, और क्योंकि मैं आपको पता नेशनल डायलॉग पे आजकल लिख भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये जो सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि सियासत जो है वो मैं समझता हूँ कि ये सभी के जुमरे में आती है। डॉक्टर्स भी सियासत करते हैं, इंजीनियर्स भी सियासत करते हैं, जिम्मेदार भी सियासत करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी सियासत करते हैं। तो जब रिटायर हो जाए फौजी तो इनके लिए सियासत कोई आउट ऑफ बाउंड चीज नहीं है। देखें बात ये कि जो रिटायर होकर करें, हमारा भी यही ख्याल है, आप सर्विस में ना करें, सिर्फ हमारा ही है इख्तिलाफ। जी हाँ, सर्विस के बाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि अदारे में हो सकता है कुछ लोग ये सोचते हैं, हो सकता है जो मैं बात कर कि जो जमातें हैं वो तो इस बात पे कोई कोशिश न करें कि उनकी जमातों में जमहूरियत आए, वो तो इस बात पे उनको कोई फिक्र ना हो कि खानदान उनके ऊपर जो मुसल्लत है उनको उतारने की कोई कोशिश की जाए, वो इस बात की कोई कोशिश न करे कि मौरूसियत खत्म हो। जो जुडिशरी है वो लेटरल एंट्रियां करती रहे और ये ना सोचे कि नीचे से जो प्रॉपर काडर के लोग हैं उनको ऊपर आना चाहिए। जो मीडिया है वो कहे कि हमें कोई ना पूछे कि झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, जो हमारी मर्जी हम बोलेंगे, हमें ना रोका जाए। और जो सर हमें बोलने कहाँ दिया जाता है सर? उसके बाद हमें बोलने का एक बात तो है, मेरी बात मुझे मुकम्मल कर लेने जी सर बोले जनरल साहब, टाइम नहीं है जनरल साहब बोले। नहीं है, मैंने कोई तहरीर नहीं लिख रखी, राना सनाउल्लाह साहब किसी पाबंद नहीं है कानून के कि वो मुस्लिम लीग की क़यादत के पाबंद रहेंगे। हम आजाद हैं अपने फैसले करने में, लेकिन सवाल ये है कि इस मौरूसियत को खत्म करने के लिए, इस जो जमातों के अंदर जमहूरियत लाने के लिए पहले जमातों को अपनी जिंदगी तो दे दे। इन जमातों को तोड़ने का किस किस ने क्या क्या रोल अदा, इनकी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर सबका ये ख्याल है कि फौज अपने आप को ठीक कर ले और हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए, तो ये फिर आप सोचते रहे, करते रहे। मेरा अपना अंदाजा ये है कि
डॉक्टर 2-2 कदम पीछे सर नहीं सिर्फ हटेंगे। 10 सेकंड है, राणा सनाउल्लाह रिस्पॉन्ड। 10 सेकंड है आपके पास राणा साहब। ये जो आखिरी बात की है जनरल साहब ने कि सबको जो है वो 2-2 कदम जो है वो पीछे हटना चाहिए, ये बात है नेशनल डायलॉग की। हम ये हामी है इस बात के कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। ठीक है सर। और सब